सो वेलकम बैक टू एस इंग्लिश और मैं हूँ मेगा। अभी हमारा टाइम हो गया है रीडिंग का और हम हिंदू एडिटोरियल कल की तरह आज फिर से एक न्यू आर्टिकल देखते हैं और उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो आज का आर्टिकल है फिक्सिंग द वैक्सीन क्रंच बाय जी पद्मनाभन। Besides the two vaccines in use in India, 3 vaccine candidates look promising. तो 2 वैक्सीन ऑलरेडी हैं इंडिया में जो यूज़ हो रहे हैं अभी, उसके अलावा 3 और वैक्सीन हैं जो कि प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, यानी कि जो यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसी के बारे में आर्टिकल है। द अनप्रेसिडेंटेड राइज, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कभी देखा नहीं गया है, नेवर डन और नोन बिफोर, इसको कहते हैं हम लोग अनप्रेसिडेंटेड राइज इन COVID-19 केसेस हैज़ चेंज्ड वैक्सीन हेजिटेंसी टू वैक्सीन एडवोकेसी। यानी कि इतना ज़्यादा COVID-19 के केसेस हो गए हैं कि पहले जो लोग हेजिटेंट थे, यानी कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे थे, अब वो वैक्सीन बोल रहे हैं कि अब लगवाना चाहिए। एडवोकेसी मतलब आप उसके बारे में बोल रहे हो, उसके सपोर्ट में कि आप उसको लगवाओ। इवन एज द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड दोज एज्ड 18 एंड अबव टू गेट वैक्सीनेटेड, तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है 18 ईयर्स या उनके ऊपर एज वालों को वैक्सीन लगाने के लिए। The availability of vaccines has become an issue. तो ऐसे तो अलाउ हो गया है 18 ईयर्स या अबव को वैक्सीन लगवाना, मगर अब वैक्सीन जो है उनका अवेलेबिलिटी यानी अब सप्लाई थोड़ा कम हो गया है, तो वो एक बहुत ही बड़ा इशू बन रहा है। मैनी एक्सट्रेनुअस होता है इररेलेवेंट, नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, इशूज सच एज स्टेट सेंटर रिलेशनशिप, यानी जो हमारा सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो इन दोनों में थोड़े थोड़े इश्यूज हो रहे हैं जो कि नॉट रिलेटेड टू द करंट पैंडमिक, मतलब कोविड से रिलेटेड नहीं है। एंड व्हाट हैज़ दैट डन? द मैनी एक्सट्रेनुअस इश्यूज सच एज सेंटर स्टेट रिलेशंस हैव क्लाउडेड द पिक्चर। क्लाउडेड यहाँ पे किस लिए यूज़ हो रहा है? क्लाउड का मतलब हमें पता है बादल, बट यहाँ पे क्लाउडेड का मतलब है बिकम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड या कंफ्यूज्ड। तो इतने इश्यूज चल रहे हैं सेंटर और स्टेट में कि ये जो हमारा इशू है कोरोना का और उसको कैसे हम लोगों को टैकल करना है, ये सब में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। गिवन द राइज इन केसेस एंड डेथ्स, तो राइज हो गए हैं नंबर ऑफ कोविड केसेस में और उसके वजह से जो डेथ्स हो रहे हैं उसमें भी राइज हो गया है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी ऐसे बिहेवियर जिससे कोविड फैलना और इन्फेक्शन बढ़ना उसको हम लोग काबू में कर सकें, ऐसे बिहेवियर हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि उसको गंभीरता से हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है फ्रॉम नाउ ऑन। एंड वैक्सीनेशन हैज़ टू टेक प्लेस ऑन अ वॉर फूटिंग। और सिर्फ यही नहीं, वैक्सीनेशन जो है उसको बिल्कुल, वॉर फूटिंग क्या होता है? जैसे वॉर फूटिंग मतलब होता है कि आप रेडी टू फाइट, यानी कि एकदम अलर्ट। तो उस तरह से हम लोगों को जो है बिल्कुल वॉर की तरह इसको समझना है और उसी तरह से हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने हैं। ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, द मेन इशू इज़ ऑफ वॉल्यूम ऑफ वैक्सीन्स, यानी कि जितने सप्लाई है वैक्सीन्स के वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है अभी। भारत बायोटेक, ये कंपनी है जो अभी वैक्सीनेशन बना रही है, इंडियन कंपनी है, वॉज मेकिंग अबाउट 8 to 10 मिलियन डोजेज ऑफ कोवैक्सीन अ मंथ। तो ये जो वैक्सीन वो बनाती है उसका नाम है कोवैक्सीन, और वो कितना बना रहे हैं? एक महीने में वो 8 से 10 मिलियन डोजेज बना रहे हैं। दूसरी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मेक्स अबाउट 70 मिलियन डोजेज। तो ये 70 मिलियन बना रहे हैं और वो 8 से 10 मिलियन बना रहे हैं, यानी कि दोनों मिला के अभी कुछ 80 मिलियन डोजेज बना रहे हैं। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो अपने वैक्सीनेशन का नाम रखी है कोविशील्ड। तो इन अ मंथ इन दोनों को मिला के अराउंड 80 मिलियन डोजेस बन रहे हैं। वी नीड अबाउट 1500 मिलियन डोजेस, जहाँ कि ये दोनों मिल के बना रहे हैं सिर्फ 80 मिलियन। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर अ कंट्री एज बिग एज इंडिया 1500 पर मंथ का रिक्वायरमेंट है।
वी नीड अबाउट 15 मिलियन डोजेस, 2 डोजेस पर पर्सन, बिकॉज अभी हमें पता है कि एक डोज के बाद दूसरा डोज लगता है कोविड वैक्सीन का, टू वैक्सीनेट द टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे हो गया 18 एंड अबव। इंडिया हैज़ कवर्ड अबाउट 10% ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ 10% ही कवर किया है जो वैक्सीन ले चुके हैं। बीबी यानी कि भारत बायोटेक इज़ एक्सपैंडिंग इट्स कैपेसिटी, तो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बना सके, एंड होप्स टू रीच अ टारगेट ऑफ 50 to 60 मिलियन। तो जहाँ पे वो 8 से 10 अभी बना रही है, वहाँ उनका टारगेट है 50 to 60 मिलियन डोजेज़ बनाने का इन 4 months, और इसको 4 महीने तक का टाइम लगेगा ये ऑलमोस्ट 8 मिलियन से 60 मिलियन जाने में। SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट हैज़ स्टेटेड दैट इट विल पुश प्रोडक्शन, यानी वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा टू 100 मिलियन डोजेज़, और अभी कितना बना रही है वो 70 से वो 100 मिलियन डोजेज़ अ मंथ बनाएगा। स्पुटनिक इज़ अ रशियन कंपनी, और उनका भी एक अलग वैक्सीन आ रहा है। मे चिप इन होता है कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करो, तो वो भी चिप इन करेंगे विद 50 मिलियन डोजेज़ अ मंथ इन अबाउट 4 months, और ये भी इमिडिएटली नहीं, उनको भी करने में 4 महीने अभी लगेंगे। बिसाइड्स दीज 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स लुक प्रॉमिसिंग, तो ये तो 3 तरह के वैक्सीन हो गया, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट का हो गया, एक भारत बायोटेक और एक स्पुटनिक। इसके अलावा जो है 3 और वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, मतलब 3 और तरह के वैक्सीन जो हैं मार्केट में जिस पे काम चल रहा है, वो किया जा रहा है कि वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे। द DNA वैक्सीन बाय जाइडस कैडिला, तो ये है एक तरह का वैक्सीन जो जाइडस कैडिला करके एक कंपनी है वो बना रही है, और ये किस तरह का वैक्सीन है, दिस इज़ फॉर स्पाइक प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन ये बना रहे हैं जाइडस कैडिला। ये पहला वैक्सीन है, जो ये 3 कैंडिडेट्स की बात करें ये पहला है। द रिकॉम्बिनेंट स्पाइक प्रोटीन ये दूसरे तरह का वैक्सीन है बायोलॉजिकली, एंड सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर RNA यानी कि SAmRNA, ये देख रहे हैं SAmRNA का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर RNA। तो ये भी एक तरह का वैक्सीन है जो जेनोवा करके कंपनी है वो इस पे काम कर रही है। कैन रीच फील्ड एप्लीकेशन इन 4 months, और इनको भी जो टारगेट कुछ टारगेट पॉपुलेशन पे जो है ये अपने वैक्सीन को पहले ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट करेंगे, और मगर उसमें भी 4 महीने का टाइम अभी उनको चाहिए। ऑल द 3 में नीड इमरजेंसी अप्रूवल, और चूँकि सिचुएशन इतना बुरा है, अभी कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और इतना सीवियर हो रहा है लोगों को बीमारी कि अभी DCGI से हम लोगों को इमरजेंसी अप्रूवल चाहिए होगा इन तीनों को भी जल्द से जल्द मार्केट में लाने के लिए। DCGI क्या होती है? DCGI इज़ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये एक इंडियन बॉडी है, ये इनके अप्रूवल के बिना कोई भी फॉरेन वाले जो वैक्सीन हैं वो इंडिया में मार्केट में ओपन नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए, मगर चूँकि इतना सिचुएशन है अभी ऐसा कि इमरजेंसी अप्रूवल उनसे लेने पड़ेंगे। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ 5 अप्रूव्ड वैक्सीन, तो 5 क्या क्या हो गए? एक तो कोविशील्ड हो गया, एक कोवैक्सीन हो गया, एक स्पुटनिक का हो गया, फिर यहाँ पे DNA हो गया एक, फिर है SAmRNA। तो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ 5 अप्रूव्ड वैक्सीन्स विद सम आउटसाइड हेल्प परहैप्स, तो एक तो 5 अप्रूव्ड हो गए, उसके अलावा भी कुछ बाहर से यानी दूसरी कंट्री से, दूसरी कंपनी से और भी हेल्प लगेंगे हमें वैक्सीन बनाने में। एंड विथ एन अग्रेसिव टाइमलाइन। अग्रेसिव टाइमलाइन यहाँ पे क्या हो गया? अग्रेसिव का ऐसे तो मतलब होता है कि थोड़ा गुस्सा में या थोड़ा हॉस्टाइल, बट यहाँ पे किस लिए वो यूज़ हो रहा है कि बिहेविंग इन अ डिटरमिन्ड एंड फोर्सफुल वे, है ना। तो एक फिक्स टारगेट चाहिए एंड विथ अग्रेसिव टाइमलाइन, मतलब जो हमें एक फिक्स टाइमलाइन लेना पड़ेगा, अगर 4 महीने हैं तो उसी के हिसाब से बिल्कुल जी जान लगा के वो टाइमलाइन हमें मैच करना है। इंडिया शुड बी एबल टू वैक्सीनेट द टारगेट पॉपुलेशन। तो ये सब जो चीज़ें हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, 5 वैक्सीन, 5 अप्रूव्ड वैक्सीन, और जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल उसको जी जान से हमें उसको रीच करना पड़ेगा। और यही सब करने के बाद जो है इंडिया विद इन 6 months फ्रॉम नाउ पूरे टारगेट
पॉपुलेशन को, टारगेट पॉपुलेशन इज़ 18 ईयर्स एंड अबव, उनको वैक्सीन कर पाएंगे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। व्हाट आर द राइडर्स? राइडर्स क्या है? यहाँ पे राइड करना होता है कि आप कोई चीज़, या तो गाड़ी को राइड करते हो, बाइक राइड करते हो, बट यहाँ पे किसको कह रहे हैं कि कंडीशन या क्लॉज, यानी कि कुछ करने के लिए, अगर ऐसा करना है तो उसको करने के लिए हमें कोई कोई चीज़ों को ध्यान रखना है। वो इसका मतलब ये है राइडर्स का कि कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा करने पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड इम्पॉन्डरेबल्स। तो पॉन्डर मतलब क्या होता है? सोचना, और इम्पॉन्डरेबल हो गया कि जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना, यानी कि वो अ फैक्टर दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट, है ना, अनफैथमेबल उसका सिनोनिम है। तो इम्पॉन्डरेबल हो गया जो कल्पना के भी परे है। सो व्हाट आर द कंडीशंस एंड व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैव टू थिंक अबाउट डिस्पाइट द अनफोल्डिंग ट्रेजेडी। अनफोल्ड मतलब क्या होता है? अनफोल्ड मतलब क्या होता है कि कुछ बंद हो गया, अनफोल्ड मतलब हो गया खुल गया, ठीक है। अनफोल्ड इसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि रिवील करने के लिए। सो डिस्पाइट द अनफोल्डिंग ट्रेजेडी, यानी धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि कितना सिचुएशन ख़राब है। देयर आर सम मेजर आउटकम्स, तो कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ कुछ आउटकम्स निकले हैं इस ट्रेजेडी का, और वो क्या है? द DNA वैक्सीन इफ सक्सेसफुल विल बी द फर्स्ट DNA वैक्सीन। तो अभी तक जो जनरल वैक्सीन होते हैं वो क्या होते हैं कि जो इंजेक्शन पड़ता है आपको, वो एक जो बैक्टीरिया है उसका एक वीकेंड वर्जन होता है, और वो एक वैक्सीनेशन का काम करता है हमारे बॉडी में। अब एक नया तरह का वैक्सीनेशन आ रहा है विच इज़ अ DNA वैक्सीन। उस पर कुछ वो काम करता है जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सो द DNA वैक्सीन इफ़ सक्सेसफुल, तो अभी पता नहीं है कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं, मगर अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो ये पहला वैक्सीन होगा जो ह्यूमन एप्लीकेशन पे जाएगा फॉर एनी डिजीज़। तो अभी तक DNA वैक्सीन कभी यूज़ किया नहीं गया है। द 10,000 लीटर बायोरिएक्टर जो होता है वो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन या फिर उनके प्रोसेस होते हैं, और ये ज़्यादातर बड़े स्केल पे होते हैं बायोरिएक्टर। फॉर मैमेलियन सेल एक्सपेंशन, तो ये सेल एक्सपेंशन एक प्रोसेस है, उसके लिए जो है एक बायोरिएक्टर बनाया जा रहा है, और किससे बनाया जा रहा है? टू बी कमीशन बाय BB, यानी भारत बायोटेक। और कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है कि अगर किसी क्लाइंट ने कुछ आपको कुछ ऑर्डर दिया है ना, और आप वो कुछ बना रहे हो, तो उसको कमीशन कहते हैं। यानी कि इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग ऑन ऑर्डर बाय समबडी देन दैट इज़ कॉल्ड अ कमीशन। तो ये जो बायोरिएक्टर है वो BB यानी कि भारत बायोटेक बनाने वाला है, एंड इट विल बी लार्जेस्ट बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये सबसे माने पूरे दुनिया में शायद सबसे बड़ा होगा ये बायोरिएक्टर। बट इट इज़ नॉट ईजी टू स्केल अप द माइक्रो कैरियर टेक्नोलॉजी, और बट ये करना इतना आसान नहीं होगा। ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यूज बाय BB, sa-mRNA being developed by Genoa is the first of its kind। मतलब ये भी जो जेनोवा जो ये वैक्सीन पे काम कर रही है sa-mRNA, ये भी सबसे पहला ही है अपने फील्ड में ऐसा जो वैक्सीन आ रहा है। यूनिकली स्टेबल बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, और AC टेम्परेचर के बीच स्टेबल रहता है, यानी वो अच्छा इसी टेम्परेचर में रहेगा। इसके बाहर जाने पे शायद वैक्सीन जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा और यूज़ नहीं कर सकेंगे। इवन फॉर ए mRNA वैक्सीन ऑलरेडी कमर्शियलाइज्ड बाय मॉडर्ना एंड फाइज़र। तो जेनोवा जो बना रही है वो बिल्कुल ही अलग है। हालांकि ये जो mRNA वैक्सीन है, तो sa-mRNA जो जेनोवा बना रही है वो भी एक mRNA वैक्सीन है, मगर ये बहुत ही अलग है। 2 तरह के ऑलरेडी mRNA वैक्सीन बन चुका है, एक बाय मॉडर्ना और एक बाय फाइज़र, मगर ये उनसे भी अलग है क्योंकि इनका आप देख रहे हो कि इनका भी अलग ही टेम्परेचर है, वो स्टेबिलिटी -20 डिग्री एंड -70 डिग्री फॉर स्टेबिलिटी। बट यहाँ पे जो है वो 2.8 to 2 डिग्री सेल्सियस इनको चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। sa-mRNA कैन एम्पलीफाई इटसेल्फ एंड सो अ लोअर डोज में बी एडिक्वेट। तो इस तरह के वैक्सीन होते हैं कि अगर एक इंसान को ये वैक्सीन दिया जाएगा तो वो उसके शरीर के अंदर ही एम्पलीफाई करने लगता है। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर थोड़ा सा ही डोज लगेगा, क्योंकि वो अंदर जाके
खुद को ही रेप्लिकेट करने लग जाता है, तो बहुत ही कम डोज से भी काम चल जाएगा। एडिक्वेट मतलब सफिशेंट, उतना छोटा डोज ही सफिशेंट रहेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंट्स क्या है, अभी तरह तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना के। तो पहले वेव में जो कोरोना था अभी थोड़ा वो चेंज हो गया है, कुछ उसका स्ट्रक्चर बदल गया है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, इसीलिए वो काफ़ी चीज़ों से कंट्रोल में नहीं हो रहा है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएंट्स mRNA वैक्सीन्स प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो प्रोसेस है mRNA वैक्सीन का, ये सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हमें देगा अगर कोरोना वायरस फिर से थोड़ा वेरिएंट उसका नया आ गया तो, क्योंकि टू ट्वीक एंड मेक अ न्यू वैक्सीन इन द शॉर्टेस्ट टाइम, इसको सबसे कम टाइम लगता है इसको थोड़ा चेंज करने में एज़ पर द रिक्वायरमेंट। अगर वेरिएंट बदलता है तो ये वैक्सीन को हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं थोड़ा चेंज करने के लिए, और कम टाइम पे। बाकी सारे मेथड्स में शायद ज़्यादा टाइम लगे। इंटरेस्टिंगली द 5 वैक्सीन वुड रिप्रेजेंट 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो ये अलग अलग तरीके के वैक्सीन हैं एंड इवेंचुअली नीड नॉट बी कन्फाइंड टू अ सिंगल कंपनी फॉर प्रोडक्शन। मतलब 5 अलग तरीके के अलग टाइप के वैक्सीन हैं, और इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी इसको बनाए। हो सकता है कि 5 अलग अलग कंपनी इसको जो है प्रोड्यूस करे। सेवरल रिसर्च पब्लिकेशंस हैव शोन, मतलब काफ़ी सारे अभी रिसर्च भी हुआ है इस पे, और वो हमें बता रहे हैं कि वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यानी कि अगर अलग अलग तरीके से भी वैक्सीन बने तो ऐसा नहीं है कि कोई एक इफ़ेक्टिव नहीं है और एक इफ़ेक्टिव है। वो कह रहे हैं जो भी रिसर्च हुआ है अभी, जो तरह तरह के वैक्सीन अभी मार्केट पे आए हैं या जिन पे काम चल रहा है, वो हमें ये बता रहे हैं कि सारे ही वैक्सीन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। बट ये किस चीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है? दे आर इफ़ेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द सीवियरिटी ऑफ डिजीज़। प्रिवेंट मतलब रोकना, है ना, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ यानी कि कितना सीरियस है ये बीमारी। तो हो सकता है कि अभी जैसे ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं ना, काफ़ी लोगों की मौत भी हो रही है, तो ये शायद जो है कितना सीरियस आपको कितने सीरियसली आप बीमार हो रहे हो, वैक्सीन से थोड़ा वो चेक हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा शायद बीमार ना हो और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। मगर ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो, मगर वो शायद उतना सीरियस कंडीशन नहीं हो वैक्सीन लेने के बाद। द वे फॉरवर्ड, इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन 60% ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन इज़ रीच्ड, यानी कि अगर 60% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाती है, इन एडिशन टू द इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड इंडिविजुअल्स, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है या जो ठीक हो चुके हैं, उनके अलावा अगर 60% ऑफ द पॉपुलेशन को भी वैक्सीन लग जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि अगर लार्ज पार्ट ऑफ द पीपल दे हैव डेवलप्ड एन इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी कैसे उन लोगों ने डेवलप किया, या तो वैक्सीनेशन लिया या तो वो एक बार बीमार होकर ठीक हो गए, तो ये होता है उसके वजह से उन लोगों के अंदर कुछ इम्यूनिटी आ जाती है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि जो स्प्रेड है बाकी सारे पॉपुलेशन में जिनके पास ये इम्यूनिटी नहीं है, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि फिर जो है वो जो स्प्रेड है डिज़ीज़ का वो उसको कंट्रोल हो जाता है, वो टूट जाता है। क्योंकि अगर मैं इम्यून हूँ और मैं किसी बीमार आदमी के कांटेक्ट में आई तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, तो मैं नहीं पड़ूंगी तो मैं किसी और को भी बीमार नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए जो हर्ड इम्यूनिटी है, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिन में शायद ये भी आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग या तो रिकवर हो चुके होंगे या तो इम्यून हो चुके होंगे वैक्सीनेशन के बाद। तो उसके वजह से केसेस जो हैं, नए केसेस जो हैं वो शायद और घट जाए, काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। बट पीपल एंड द सिस्टम में वंस अगेन गेट कंप्लेसेंट। तो कंप्लेसेंट का क्या मतलब होता है कि सेल्फ सेटिस्फाइड, आप कंफर्टेबल हो अपने पोजीशन पे, तो आप और कुछ नहीं करोगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये हर्ड इम्यूनिटी आए तो लोग जो हैं वो फिर से थोड़ा इसको सीरियसली ना लेने लगे, और इससे क्या होगा कि एक थर्ड वेव भी आ सकता है। वी ऑल्सो डू नॉट नो हाउ लॉन्ग द एंटीबॉडी मेडिएटेड प्रोटेक्शन लास्ट। तो हमें ये भी नहीं पता कि
ये जो वैक्सीन अभी हम लेंगे उससे जो प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है वो कितना टाइम तक मिले, हो सकता है कोई नया वेरिएंट आ जाए, है ना। सो वी नीड टू लुक इनटू टी सेल मेमोरी। तो एज अ सोल्यूशन क्या बता रहे हैं कि जो टी सेल मेमोरी है उसको हम लोग रिसर्च करें एंड इट्स रोल इन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। तो ये टी सेल क्या होता है, ये एक तरह का सेल होता है और ये क्या करते हैं कि ये जो बीमारी वाले फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा आइडेंटिफाई करने से क्या होता है कि वो थोड़ा जल्दी इनकी जो इम्यूनिटी है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो थोड़ी फास्ट होती है, तो इसीलिए वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सो वी नीड टू लुक इनटू टी सेल मेमोरी एंड इट्स रोल इन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। द इशू ऑफ वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन। तो अभी तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, मगर वो कह रहे हैं कि ये बच्चों को वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं बीमारी के, कि तो ना तो उनको बुखार होता है, ना किसी तरह से वो कोरोना की वजह से बीमार होते हैं, मगर वो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो लार्जेस्ट कैरियर्स है, यानी कि वो उनके वजह से जो वायरस है वो ज़्यादा फैलता है, कि खुद वो बीमार नहीं होते हैं मगर उनके पास वो बैक्टीरिया रह जाता है और वो जब दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो दूसरे लोगों को बीमार कर सकते हैं। दिस वुड कॉल फॉर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए इंडिपेंडेंट ट्रायल्स करना चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा वैक्सीन उन पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है डिपेंडिंग अपॉन द एज, और जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीन दे सके बच्चों को। A few other public sector units have also been supported for capacity building. तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे यूनिट्स को सपोर्ट किया है ताकि उनका भी कैपेसिटी बढ़ सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सके। वायरल वेरिएंट्स विल इवॉल्व, यानी कि जो भी बीमारी है, जो भी कोरोना के वायरस हैं, जैसा हमने देखा कि वेरिएंट्स उनके अलग अलग आ जा रहे हैं, वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली अंडर वैक्सीन प्रेशर, क्योंकि वैक्सीन जैसे लगने लगा है लोगों को तो बैक्टीरिया भी है जो वो भी अपना इम्यूनिटी डेवलप कर ले रही है और उससे ये हो रहा है कि उन पर वैक्सीन का असर नहीं हो रहा। एंड पोस्ट चैलेंजेस टू वैक्सीन एफिशिएंसी। तो जैसे अगर वो भी इवॉल्व करने लग जाएंगे वायरस तो फिर उस पर वैक्सीन असर नहीं करेगा, जो कि एक नया चैलेंज पोज करेगा हम लोगों के लिए। कांस्टेंट ट्वीकिंग, तो इससे बचने के लिए क्या कह रहा है कि जो न्यू वैक्सीन है वो थोड़ा थोड़ा हमें रिसर्च करके उसको चेंज करना पड़ेगा। ट्वीक मतलब होता है कि उसको चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करके, ताकि वो असर हो सके जो नए वेरिएंट्स हैं उन पे मे बी नीडेड, और अ न्यू वैक्सीन स्ट्रेन में भी एडेड, या फिर आप नए तरह के ही वैक्सीन आप हर साल बनाओ ताकि हम रेडी रहें अगर कोई नया वेरिएंट आता है इन फ्यूचर कोरोना वायरस का, तो हम उसको टैकल कर सकें। वैक्सीन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो जो 5 प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से अगर वैक्सीन बन रहा है तो उनका प्राइस भी अलग अलग हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो जिसमें बहुत ही अच्छा या बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन हो उसका प्राइस शायद ज़्यादा हो, और ऐसा हो सकता है कि जो सस्ता बन रहा है वो शायद पुअर मैंस का वैक्सीन हो, यानी कि गरीब लोग उसको सिर्फ अफोर्ड कर पाएँ, और जो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव जिसमें रिसर्च जा रही है और बहुत ही ज़्यादा जिसको बनाने में खर्च हो रहा है वो क्योंकि अब इतना खर्च हो रहा है तो उनका प्राइस भी हो सकता है कि ज़्यादा हो, और सिर्फ रिच पीपल यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है सिर्फ वही उसको अफोर्ड कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी जैसे जो कोविड वैक्सीन्स है अवेलेबल मार्केट में तो काफ़ी सब्सिडाइज रेट में मिल रहा है। सब्सिडाइज का मतलब होता है कि जो MRP है यानी जितना कॉस्ट लगा है गवर्नमेंट को बनाने में वो उससे कम में लोगों को बेच रही है, और ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि सभी लोग इस इकोनॉमी में गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज़ उसका प्राइस अगर जितना कॉस्ट है और उसमें अगर वो मार्जिन देके गवर्नमेंट बेचेंगे तो वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सब्सिडाइज़ करके
गवर्नमेंट दे रही है, मगर ये हमेशा तक तो नहीं करेगी गवर्नमेंट। वन होप्स दैट दीज एफर्ट्स विल ऑल्सो प्रिपेयर इंडिया फॉर अ फ्यूचर पैंडमिक, और ऐसा करके अभी तो हम लोग शायद हैंडल कर भी लें, अगर फ्यूचर में भी कोई और वेरिएंट आता है तो उसमें भी हैंडल करने में मदद करेगा इंडिया को। तो ये था आर्टिकल, यहीं पे फिनिश होता है। हम थोड़े न्यू वर्ड्स देख लेते हैं जो आज हमने सीखा, उनका क्या मीनिंग है और किस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच है और क्या सिनोनिम है, आज हम वो देखते हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड ये हमने देखा था कि जो कभी हुआ नहीं है, और वो एक एडजेक्टिव है, बिकॉज अगर कोई सेंटेंस में यूज़ होता है कि कैसे यूज़ होता है एडजेक्टिव की तरह कि इट इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, तो उस इवेंट के बारे में बता रहा है हमको, उसको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव है वो। और सिनोनिम क्या है? अनपैरेलल्ड, अनइक्वल्ड, अनमैच्ड, अनराइवल्ड एंड नॉवेल। ठीक है। एक्सट्रेनियस यानी ये भी एक एडजेक्टिव है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एक्सट्रेनियस मैटर्स यानी कि जो रेलेवेंट नहीं है और टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है उसके लिए उसको एक्सट्रेनियस कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स हो गए इमटेरियल, इररेलेवेंट, एक्सट्रिंसिक, एडवेंटिशियस एंड सुपरवीनियंट। मीडिएटेड तो वर्ब है और इसका मतलब होता है इंटरवीन्ड, इंटरमीडिएटेड, इंटरपोज्ड एंड इंटरसीडेड। मीडिएटेड मतलब क्या होता है? अगर दो पार्टी है और उनके बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा है तो एक मीडिएटर बीच में होता है जो फैसिलिटेट करता है इनका डिस्कशन, तो ये होता है मीडिएटेड। और मीडिएट करना होता है, सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं हम लोग कि उसने मीडिएट किया, सो ही मीडिएटेड या ही इंटरवीन बिटवीन द टू पार्टीज। तो इसीलिए वो एक वर्ब है क्योंकि वो एक एक्शन बता रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने कुछ एक्शन किया, मीडिएट किया। अनफोल्ड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अनफर्ल, अनरावल एंड अनरोल। तो अनफोल्ड कोई चीज़ होती है, कोई मिस्ट्री अनफोल्ड होती है, तो वो उसके बारे में बता रहा है कि क्या एक्शन हुआ, इसीलिए वो एक वर्ब है। अग्रेसिव एडजेक्टिव है, तो हम जैसे बोलते हैं कि इज़ एन एग्रेसिव पर्सन, तो एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है उस आदमी का। और इसके सिनोनिम है हॉस्टाइल। इम्पॉन्डरेबल जो है वो भी एक एडजेक्टिव है, जैसे ये प्रॉब्लम वी कैन से हाउ डू वी यूज़ इट इन अ सेंटेंस दैट दिस प्रॉब्लम इज़ इम्पॉन्डरेबल, यानी कि ये अनफैथमेबल है या इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, समझ में नहीं आया, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल ये समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, और पुराने वीडियोस भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, आपको पता चलेगा सिलेबस हमें कवर करने के लिए क्या क्या हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर ये था आज का रीडिंग। कल हम लोग मिलेंगे फिर से अगले क्लास में, और जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि हम एरर करेक्शन की क्लास करेंगे कल, और वर्ब्स पे फोकस रहेगा हमारा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट।